जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विनर्स परिवार में। तो सभी विद्वान विदुषी जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। आ जाइए जल्दी से। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि सूची ए में दिए गए आचार्यों को सूची बी में दिए गए उनके समय के साथ सुमेलित करना है। तो भामह 11वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, मम्मट 17वीं शताब्दी, पंडितराज जगन्नाथ 6ठी शताब्दी। तो यदि हम भामह की बात करें तो आचार्य भामह का जो समय रहेगा, आचार्य भामह का समय रहेगा 6ठी शताब्दी। दंडी का जो समय रहता है वो 7वीं शताब्दी होता है। दंडी का जो समय रहता है वो कौन सा रहता है? 7वीं शताब्दी रहता है। पंडितराज जगन्नाथ बड़ा नाम है तो बड़ी शताब्दी कर दो, 17वीं शताब्दी कर दो। और मम्मट 11वीं शताब्दी कर देंगे। तो भामा मतलब ए के लिए हमें चाहिए 4। ए के लिए हमें चाहिए 4। ए के लिए 4 कहां मिलेगा? या तो बी में मिलेगा या डी में। सी और ए हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बी के लिए हमें चाहिए दूसरा। तो बी ऑप्शन के लिए हमें दूसरा कहां मिल रहा है? केवल बी ऑप्शन में। डी वाले में तो तीसरा आ रहा है बी के लिए, तो डी वाला भी क्रॉस हो गया। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया है कि हमारा आंसर क्या होगा? बी। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया है कि हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के काव्य नायक के दायित्व बोध को किससे जोड़कर देखा है? रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के काव्य नायक के दायित्व बोध को किससे जोड़कर देखा है? साम्यवाद से, प्रयोगवाद से, प्रगतिवाद से या अस्तित्ववाद से? तो रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के काव्य नायक के दायित्व बोध को किससे जोड़कर देखा था? साम्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या अस्तित्ववाद से इन्होंने जो है जोड़कर देखा था। किससे जोड़कर देखा था इन्होंने? अस्तित्ववाद से जोड़कर देखा था। तो रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के काव्य नायक को किससे जोड़कर देखा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद से इन्होंने जोड़कर देखा है। अंधेरे में कविता किसके द्वारा लिखित है? तो भाई अंधेरे पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंधेरे में जो कविता है ये मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखित है। मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखित है और मुक्तिबोध जी के द्वारा यह कविता लिखी है। और अंधेरे में क्या है? अंधेरे में जो पृष्ठ है हमारे पास, वो पृष्ठ कितने हैं? 43। 43 पृष्ठों में लिखित यह रचना है और 8 खंडों में विभाजित है। 8 खंडों में विभाजित है। 8 खंडों में विभाजित है। और ये यदि हम देखें तो इसका नाम है आशंका के द्वीप। आशंका के द्वीप अंधेरे में। 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 आशंका के द्वीप अंधेरे में, जो बाद में केवल श्रीकांत वर्मा जी ने इसको जो है लास्ट में फाइनल किया था। तो इन्होंने केवल अंधेरे के नाम, अंधेरे में के नाम से जो है इन्होंने करने का बोला। श्रीकांत वर्मा को कि इन्होंने क्या बोला कि भाई अंधेरे में के नाम से इसे जाने दो, अब आशंका के द्वीप को इसमें से हटा दो। प्रारंभ में इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। ये कब प्रकाशित हुई थी प्यारे प्यारे सर? ये हुई थी 1964 में। 1964 में ही इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। और ध्यान रखें इनके जीवन काल में इनका एक भी काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। इनका 1964 में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा। यहां पर ध्यान रखेंगे 1964 में ही अंधेरे में है, 1964 में ही चांद का मुंह टेढ़ा है। और चांद का मुंह टेढ़ा में 28वीं कविता है। 28वें नंबर पर यह कविता है। 28वें नंबर पर यह कविता है जिसका नाम क्या है? अंधेरे में। 1964 चांद का मुंह टेढ़ा, और चांद का मुंह टेढ़ा में 28वें नंबर पर है। ये 8 भागों में लिखित लंबी कविता मानी जाती है। 8 भागों में लिखित, 8 भागों में लिखित एक लंबी कविता मानी जाती है। एक लंबी कविता मानी जाती है। इसी को भाई शमशेर बहादुर सिंह जो है हमारे, वो क्या कहते हैं? जो है शमशेर जी ने इसे क्या कहा है? तो ध्यान रखेंगे शमशेर जी का एक कथन है कि जो अंधेरे में कविता है वो दहकता इस्पाती दस्तावेज है। दहकता इस्पाती दस्तावेज है। दहकता इस्पाती क्या है? दस्तावेज। दहकता इस्पाती दस्तावेज। ऐसा किसने कहा था? शमशेर जी ने कहा था कि यह दहकता इस्पाती दस्तावेज है। साथ ही साथ जो है ये फैंटेसी शैली में लिखित रचना है। ये फैंटेसी शैली में लिखित रचना है। कौन सी शैली में है? फैंटेसी शैली में लिखित रचना है। और इसको दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा गया। यह अस्तित्ववाद पर आधारित है। रामविलास शर्मा ने यह कथन कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि मत के अंतिम समर्थक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो जैसा कि हमें पता है ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो तो आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो तो कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? आनंदवर्धन है। और ध्वनि मत के अंतिम समर्थक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ को ध्वनि मत के अंतिम सर्वश्रेष्ठ आचार्य माना जाता है। अंतिम जो है समर्थक आचार्य माना जाता है। किसको माना जाता है? पंडित राज जगन्नाथ को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे नवजागरण की ओर आलोचना है। दूसरे नवजागरण की ओर आलोचना है
ये डॉक्टर नगेंद्र का है, शंभुनाथ सिंह का है, रामविलास शर्मा का है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो ये कथन जो हमें देखने को मिलेगा ये शंभुनाथ सिंह का यह कथन देखने को मिलेगा। दूसरे नवजागरण की ओर आलोचना है, शंभुनाथ सिंह का कथन देखने को मिलेगा। भस्मांकुर रचना है, भस्मांकुर रचना भैया किसकी है? तो भस्मांकुर रचना किसकी है? जल्दी से शिवरानी देवी का आंसर आ रहा है, यहां पर सुभद्रा जी का आंसर आ रहा है, महादेवी वर्मा, गोरा पंत, शिवानी जी का भी आंसर बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। जो है यहाँ सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु दयाल शर्मा, है ना, विष्णु प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु प्रभाकर हमारे साथ, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय जी हमारे साथ है, मोहन, प्रमोद, चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी, है ना, कालिंदी चरण, सुनंदा, सबके आंसर यहां पर बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई साहब, सबके आंसर यहां पर बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं। तो भस्मांकुर रचना क्या है? नागार्जुन, यात्री और थामी, इन सभी की रचना मानी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नकटा में समास है, तो नकटा में जो समास होता है तो भाई नाक कटी है जिसकी, अब ये यहां पर किसी तीसरे अर्थ को दर्शाएगा। नकटा मतलब नाक कटी है जिसकी, तो ये किसी तीसरे अर्थ को यहां पर बोध कराएगा और ऐसे में क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। नकटा में जो समास रहेगा वो बहुब्री समास रहेगा। सूफी शब्द फना, सूफी शब्द फना का अर्थ क्या है? सेवा, मृत्यु, कृपा या ज्ञान। सूफी शब्द फना का मतलब क्या होता है? फना हो जाऊं तेरे इश्क में मैं फना हो जाऊं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई साहब? मृत्यु। मृत्यु मतलब क्या होता है? फना होता है। मृत्यु जो है फना का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकाल और उसके बाद कविता का रचना समय है। अकाल और उसके बाद कविता का रचना समय है। अकाल और उसके बाद ये 1952 में लिखी गई रचना है। अकाल और उसके बाद नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना है, नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अकाल कब आया था सर? 1943 में आया था। इसमें दो क्या है प्यारे बच्चों? पदबंध हैं, दो इसमें पदबंध हैं। दो पदबंध के अंतर्गत 8 पंक्तियों की ये कविता है, 8 पंक्तियों की ये कविता है, 8 पंक्तियों की यह है कविता है। इसमें 4 जीव जंतुओं का वर्णन किया है। कुतिया, इसमें 4 जीव जंतुओं का वर्णन है। कुतिया, छिपकली, चूहा और कौवा, चूहा और कौवा। ठीक है, 4 जीव जंतुओं का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। 1952 में लिखी गई रचना है और इसमें 2 स्थितियों का वर्णन है। 2 स्थितियों का वर्णन है, एक अकाल की स्थिति और एक उसके बाद की स्थिति। तो यदि हमसे स्थितियां पूछे तो 2 स्थितियों का यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? वर्णन देखने को मिलेगा। 2 स्थितियों का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलेगा। प्रतीक बिंबों का यहाँ पर कलात्मक प्रयोग किया गया है। प्रतीक और बिंबों का यहाँ पर कलात्मक प्रयोग मिलता है। प्रतीक बिंबों का कलात्मक प्रयोग मिलता है। कलात्मक क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। तो प्रतीक बिंबों का यहाँ पर कलात्मक प्रयोग किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निडर, परोक्ष, अनजाने, निधड़क शब्द उदाहरण है। निडर, परोक्ष, अनजाने और निधड़क जो है शब्द उदाहरण हैं। किसके हैं? निडर मतलब जो डरता नहीं है, परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो, अनजाने, जाने अनजाने, निधड़क मतलब बिना धड़के और शब्द उदाहरण है। तो यहां पर शब्द किस में चले जाएंगे? तत्पुरुष समास में, बहुब्री समास में, अव्ययी भाव समास में या नच तत्पुरुष समास के अंतर्गत चले जाएंगे। तो नच तत्पुरुष समास यहां पर यदि हम रखें, निडर में है, परोक्ष में लेकिन नहीं है, जो आंखों के परे हो, जाने अनजाने में, निधड़क शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अब इसमें हमें अव्ययी भाव समास रखना चाहिए कि नच तत्पुरुष समास रखना चाहिए, ये आपको यहां पर समझना है। बड़े ध्यान से इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो यहां पर जो समास रहेगा, अब यहां पर जो समास रहेगा, निडर यदि अकेला रहता और निधड़क रहता तो नी से शुरू होने के कारण नच करते, लेकिन चारों के लिए एक ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए अव्ययी भाव समास, क्योंकि जो परोक्ष है वो आंखों के परे। ऐसा है कि बाकी के ये सारे शब्द अव्ययी में तो आ सकते हैं, अव्ययी में तो आ सकते हैं, लेकिन एक भी अव्ययी का नच में नहीं जा सकता ना, इसलिए हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा। कबीर जी ने सांप्रदायिक शिक्षा का उपदेश दिया। कबीर जी ने जो सांप्रदायिक शिक्षा का उपदेश दिया है भाई साहब, सांप्रदायिक शिक्षा का उपदेश किसमें दिया है? साखी। साखी का मतलब ही है साक्षी, जो उन्होंने देखा, अपने अनुभव किया, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया, उसी को उन्होंने लिखा है, उसे ही क्या कहा गया है? साखी कहा गया है। साखी में टोटल जो भैया अंग माने गए हैं वो 59 अंग माने गए हैं। साखी में जो अंग माने गए हैं 59 अंग माने गए हैं। पहला अंग है गुरुदेव को अंग, और जो लास्ट का अंग है वो है अभिहड़ को अंग। ठीक है, तो पहला अंग कौन सा है? गुरुदेव को अंग। तो गुरुदेव का अंग से ही हमारे सिलेबस में प्रश्न है, गुरुदेव को अंग। और गुरुदेव के अंग में यदि हम देखें तो गुरुदेव के अंग के कितने पद है हमारे सिलेबस में? 35। मतलब टोटल गुरुदेव के पद में कितने हैं? 35 पद है। और हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? 1
5 7 हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं बोलो? 1 5 7 ये जो है यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1 5 7 यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आपने देखा होगा पहला पद कुछ इस तरह से है, सदगुरु समान को सगा सोधी सई न दाती, सदगुरु समान को सगा सतगुरु सर्वान को सगा सोधी सई न दाती। ठीक है, कौन सदगुरु के समान कौन हितेशु, इस तरह से बातें की गई है। दूसरा है सदगुरु के सदके। ठीक है, इस तरह से पद शुरू होता है। और तीसरे वाले में है, तीसरा वाला जो पद है वो है सतगुरु साचा सूरीबा। ठीक है, इस तरह से पद हमारे सिलेबस में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलमाला और तरी के सही पर्यायवाची हैं। जलमाला और तरी के सही पर्यायवाची हैं नाव नदी, नदी सूर्य, नदी नाव या नाव सूर्य। बिल्कुल सही, यहां पर उषा प्रियवंदा जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मन्नू भंडारी, महादेव वर्मा जी का भी बहुत सही आंसर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कृष्णा सोबती ने, हाँ कृष्णा सोबती ने ऐसा कहा था, बिल्कुल सही आंसर है। जलमाला और तरी के सही पर्यायवाची शब्द है जलमाला और तरी। तरी का मतलब क्या होता है? नदी, सूर्य नहीं, नाव होता है। तो जलमाला का मतलब क्या होता है? नदी, और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जलमाला मतलब नदी होता है, तरी मतलब नाव होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? बड़े भाई साहब, अपराजिता, मित्रता या बस की यात्रा? किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? बड़े भाई साहब, अपराजिता, मित्रता या बस की यात्रा? तो अपराजिता के कारण बताया, अपराजिता में यह बात बताई गई है। अपराजिता हमें ध्यान रखना है, अपराजिता, अपराजिता हमें ध्यान रखना है। गोरा पंत शिवानी, गोरा पंत शिवानी, अपराजिता गोरा पंत शिवानी। शिवानी नाम किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। शिवानी नाम भैया किसने दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। ये हमें ध्यान रखना है। ये आपको कहीं कहीं पर कहानी भी मिलेगा और कहीं कहीं पर ये आपको संस्मरण भी मिलेगा। कहीं कहीं पर ये कहानी मिलेगा, कहीं कहीं पर संस्मरण दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग ये कहानी होनी चाहिए, क्योंकि संस्करण यादों के इस पे लिखा जाता है। ठीक है, गोरा पंत शिवानी की यदि हम बात करें तो 1923 में टपकेंगे, 2003 में वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन हो जाएंगे, पद्मश्री पुरस्कार ले लेंगे 1982 में। और यदि हम बात करें, इसी में है डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा जो है डॉक्टर वर्गीस से काफी प्रभावित होती है, ये हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर वर्गीस से प्रभावित थी, डॉक्टर वर्गीस से प्रभावित थी, डॉक्टर वर्गीस से प्रभावित थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपराजिता गोरा पंत शिवानी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या है? सोमनाथ का नाम क्या है? शशि भूषण है। सोम मतलब क्या होता है? चांद, और चांद के वो नाथ है तो क्या हो जाएगा? शशिनाथ हो जाएगा। सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? शशिनाथ हो जाएगा। सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? शशिनाथ हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लंकापति शब्द में कौन सा समास है? लंकापति शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल बताइएगा। लंकापति शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुब्री समास है? लंकापति यानी लंका का पति अर्थात रावण, लंका का पति अर्थात रावण, कौन सा समास? बहुब्री समास। सर्वप्रथम मधुशाला का गायन हुआ था 1935, 1933, 1930 या 1936? तो सर्वप्रथम मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, दो चट्टाने, अग्निपथ जैसी रचनाएं किसकी है? जो है हरिवंश राय बच्चन की है। और हालावाद के प्रवर्तक हैं, जनता के बीच के कवि कहलाते हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन। तो सर्वप्रथम मधुशाला का जो गायन हुआ था, सर्वप्रथम जो मधुशाला का गायन हुआ था वो कब हुआ था? 1933 में। कब हुआ था? 1933 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा मैथ 799 ओनली 12 महीने की वैधता के साथ। एमपीटेट वर्ग 2 799 का रहेगा पर सब्जेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा जो है 11 मार्च से बैच जो है आरंभ है, समय 8 से 2 PM रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रवेश आरंभ है। एमपीटेट वर्ग 2 ऑफलाइन टारगेट बैच है हमारा, इससे आप जरूर ध्यान रखेंगे इसका। एमपीटेट शिक्षक भर्ती वर्ग 3 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, टोटल टेस्ट 15 रहेंगे और प्राइस इसका 99 रहेगा। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा नया बैच है, 999 ओनली इसका प्राइस रखा गया है। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? कवि ने आत्मकथ्य
कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? तो आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या कहा है? नश्वर कहा है। आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि भाई मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं इसमें क्या लिखूं। ठीक है, हंस पत्रिका के आत्मकथ्य विशेषांक में यह कविता उन्होंने दी है। हंस पत्रिका, हंस पत्रिका किसकी है? प्रेमचंद की है। और उसमें इन्होंने यह बात जो है लिखी है, किसमें लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य रिटन बाय जयशंकर प्रसाद 1932 में। हंस पत्रिका 1930 से काशी बनारस से निकलती है। यह एक मासिक पत्रिका है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा निकाली गई थी। और इसमें 1932 में जो है आत्मकथ्य नामक जो है चीजें जोड़ी गई। आत्मकथ्य नामक रचना के रचयिता, आत्मकथ्य क्या है? एक कविता है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति विमुख में समास है। जाति विमुख में समास है, तो जाति विमुख में कौन सा समास हो जाएगा? जाति विमुख में समास हो जाएगा जाति से विमुख। जाति से जो विमुख हो जाता है वो कौन सा समास हो जाता है? अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। जाति से जो विमुख हो जाता है वो अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होगा। समझ नहीं आता, जो चीज सबको बड़ी आसानी से मिल जाती है मेरे लिए इतनी दुर्लभ क्यों है? उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। समझ नहीं आता, जो चीज सबको बड़ी आसानी से मिल जाती है मेरे लिए इतनी दुर्लभ क्यों है? उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं अनीता वर्मा, सरिता सिंह, ममता कालिया या रजनी तिलक। समझ में नहीं आता है, जो चीज दूसरों को आसानी से मिल जाती है मेरे लिए इतनी दुर्लभ क्यों है? सबको ऐसे ही लगता है और ममता कालिया को भी ऐसे ही लगा। सबको ऐसे लगता है कि दूसरों को चीजें आसानी से मिल जाती है क्योंकि पराई थाली में घी ज्यादा दिखता है। पराई थाली में भाई साहब घी ज्यादा दिखता है, दूसरा मेहनत करता है इसको कोई नहीं देखता है। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है रस्सी से बांधना, जकड़ना, अच्छे से परखना, कस कर पकड़ना। उत्तर है कसौटी पर कसना। कसौटी पर कसना के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो कसौटी पर कसना मतलब रस्सी से बांध देना, जकड़ना, अच्छे से परखना। भैया कसौटी पर कसना, सामने वाले को कसौटी पर कस लिया है मतलब अच्छे से परख लिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? रांगे राघव, सेवाराम शास्त्री, नीलेश रघुवंशी। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे यहां पर टपकेंगे क्योंकि पंच परमेश्वर नाम सुन के उन्हें मुंशी प्रेमचंद की याद आती है, लेकिन जो पंच परमेश्वर कहानी है वो रांगे राघव की रचना है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब रांगे राघव की भी रचना है, ये भी ध्यान रखना है। रांगे राघव ने भी पंच परमेश्वर लिखा है। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा? रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? रत्नशेखर यानी राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह की कथा के आधार पर हिंदी में जो ग्रंथ लिखा गया है वो पद्मावत लिखा गया है। 1540 ईस्वी में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। और ममोजा मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ममूजा मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे लिखा है। ठीक है, तो अवधी भाषा में लिखित है और मसनवी शैली में लिखा गया है। मसनवी शैली में यह लिखा गया है। मसनवी शैली में यह लिखा गया है। कौन? पद्मावत। 57 इसमें क्या है? खंड है। अमृत धारा में समास है। अमृत धारा बहुब्री समास है। अमृत की धारा होती है द्वंद्व समास है, या फिर अमृत रूपी धारा करके कर्मधारय समास करना है, या फिर अमृत रूपी धारा करके हमें क्या करना है? कर्मधारय समास करना है। तो जल्दी से बताइए, अमृत रूपी धारा होती है? नहीं, अमृत की धारा होगी और ये तत्पुरुष समास ही होगा। ये तत्पुरुष समास ही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका बंटी स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में बदले हुए स्त्री पुरुष संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विच्छेद की त्रासदी को बच्चे की दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। 16 खंड जो 16 आपके वो मिलते हैं उसमें है। किसका कथन है? राजेंद्र यादव, नामवर सिंह का, गोपाल राय का या मधुरेश का? तो राजेंद्र यादव पति तो इस पर बात कहते ही नहीं है। नामवर सिंह करेंगे क्या? गोपाल राय ने का कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है इस मधुरेश से। मधुरेश ने ऐसी बात कही है। ये मधुरेश के द्वारा कहा गया कथन है। करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, ऊपर के लोग सोचते हैं नीचे के बारे में, जैसे बाघ सोचता है बकरी के बारे में। ऊपर के लोग सोचते हैं नीचे के बारे में जैसे बाघ सोचता है बकरी के बारे में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं सुखवीर सिंह, मलखान सिंह, बद्रीनारायण या रजनी तिलक। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ऊपर के लोग सोचते हैं नीचे के बारे में जैसे बाघ सोचता है बकरी के बारे में, और इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? बद्रीनारायण जी हो जाएंगे। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? बद्रीनारायण जी हो जाएंगे। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? भारत, हिंदुस्तान,
हिंद प्रदेश या इंडिया। तो इंडिया जो है ग्रीक भाषा का दिया हुआ शब्द है। किसने दिया है? ग्रीक वासियों ने दिया है। और इंडिया जो है ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है लखनऊ, पुणे, दिल्ली या वर्धा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है तो कहां पर है भैया? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है? वर्धा में है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है? वर्धा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, औपचारिकतावश बैठने को कहते थे, लेखिका की इच्छा के कारण कहते थे। तो वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मन्नू भंडारी जी से। ये संबंधित है मन्नू भंडारी जी से। वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। मदन रिपु में समास है। मदन रिपु में समास है। मदन मतलब होता है कामदेव, मदन मतलब होता है कामदेव, रिपु मतलब होता है शत्रु। तो भाई कामदेव के जो शत्रु है, कामदेव को जिसने निपटाया है, अर्थात भगवान शंकर के लिए यह शब्द यूज होगा और इसमें बहुब्री समास होगा। कामदेव को निपटाने के कारण उनका नाम क्या हो गया है? जो है मदन रिपु। इसी तरह कामारी किसका पर्यायवाची है? तो कामारी भी भगवान शंकर का पर्यायवाची है, क्योंकि उन्होंने काम को निपटाया था। तो काम धन हरि कामारी, दीर्घ स्वर संधि, और कामारी शब्द भगवान शंकर को दर्शाता है और इसमें भी जो है बहुब्री समास होता है। इसी तरह से स्मर मतलब होता है कामदेव, स्मर मतलब होता है कामदेव, स्मर धन अंतक, स्मरांतक, स्मर धन अंतक, स्मरांतक, और स्मरांतक शब्द भी भगवान शंकर जी को जो है प्रेजेंट करता है। अतः यहां पर भी कौन सा समास है? बहुब्री ही समास है। अतः इसमें भी कौन सा समास है? बहुब्री समास है। अगला प्रश्न है। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? अजातशत्रु की, चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी? जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट आंसर देंगे जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं। तो आह वेदना मिली विदाई ये अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलेगा। स्कंदगुप्त के अंतर्गत यह हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? स्कंदगुप्त नाटक में यह हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का मतलब होता है जो पर्वत के बीच की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की जो भूमि है उसे क्या कहते हैं? अधित्यका। तो अधित्यका मतलब ऊपर, उपत्यका मतलब नीचे वाली भूमि। तो ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के विलोम भी रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऊप से ऊपर मत समझ लेना। कई बार बच्चे ये जो ऊप लगा है इसके कारण ऐसा समझ लेते हैं कि जो ऊपर की भूमि है उसे उपत्यका कहेंगे। नहीं, ये जो अधि उपसर्ग है इसका मतलब होता है ऊपर। जैसे अध्यक्ष, जैसे अध्यादेश, जो ऊपर से आया आदेश है वो अध्यादेश है। अध्यक्ष जो आंखों से ऊपर बैठता है वो अध्यक्ष होता है। तो उपत्यका का विलोम ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रमेश चंद्र शाह ने किस विषय में शिक्षण कार्य किया है? रमेश चंद्र शाह ने किस विषय में शिक्षण कार्य किया है? समाजशास्त्र में, इतिहास में, अंग्रेजी साहित्य में या हिंदी साहित्य में? तो रमेश चंद्र शाह ने किस विषय में शिक्षण कार्य किया है? अच्छा प्रश्न है। और यहां पर ध्यान रखना, मैंने बताया था कि इन्होंने भैया एक रचना का हिंदी में अनुवाद किया है, और अनुवाद करने के लिए पहले अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने क्या किया है? शिक्षण कार्य किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। रमेश चंद्र शाह डायरी विधा से संबंधित है। डायरी के लिए हमने पढ़ा है कठिन समय में इनके द्वारा लिखी गई डायरी है, जो कि 2009 में जयपुर से शुरू होकर 2015 में भोपाल पर समाप्त होती है। डायरी 5 पड़ाव, 5वां पड़ाव है कठिन समय में। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति या अमीर खुसरो? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। सरहपा हमारे राहुल सांकृत्यायन वाले हैं। सरहपा हमारे राहुल सांकृत्यायन वाले हैं। विद्यापति को कोई भी हिंदी गद्य का पहला कवि नहीं मानता है। अमीर खुसरो को माना है क्या? बिल्कुल नहीं माना है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप ही बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न वाक्यों में से संकेतवाचक वाक्य का चयन करें। राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कृपया सही बैठ जाएं, दीपक का घर इधर है। राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कृपया सही बैठ जाए। संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? दीपक का घर इधर है। जो दीपक है, दीपका, दीपका का घर इधर है, दीपका का घर इधर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। इब्न बतूता बगल में जूता, इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह, जिसे कवियों का कवि कहते हैं, धर्मवीर भारती, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी
जिंदगी, रघुवीर सहाय हंसो हंसो जल्दी हंसो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए बंठन के। बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता पहन के जूता, मेघ आए बंठन वाले, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए बंठन वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? सिकंदर लोधी के समकालीन है कबीरदास, और कबीरदास को जो है जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था गुलाम हुसैन के कहने पर, मोहम्मद शाह के, शेख तकी के कहने पर इन्होंने जो है कबीरदास को इसमें गंगा में डुबाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है? जल्दी से आंसर देंगे। ज्ञानपीठ एवं पद्मश्री पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति एवं ज्ञानपीठ, पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक वाक्य, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने क्या कहा जो मैंने नहीं सुना, इसमें क्या अपेक्षित है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, बीच में नहीं लगाएंगे ना तो ये नहीं आएगा। एक अल्प विराम आएगा और एक पूर्ण विराम आएगा। इसमें क्या आएगा? एक अल्प विराम, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, और यहां पूर्ण विराम। करेक्ट आंसर होगा बी, एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संकेत होता है, संदेह होता है, विस्मय होता है और इच्छावाचक होता है। ये 8 भेद यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, पड़ोस में रहने वाले शर्मा, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। तो पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, शर्मा जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? शर्मा जी। ये क्या होता है? ये पड़ोस में रहने वाले, ये उद्देश्य का विस्तार है। इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य का विस्तार। इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। और उद्देश्य क्या है? केवल हमारा शर्मा जी, ये ध्यान रखेंगे। और विदेश चले गए हैं, ये हमारा विधेय है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता? खंडवा के रहने वाले भाई साहब हैं और इनका नाम है राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो टॉवेल, जो फटे टॉवेल से तुम अपना बदन पोंछते हो उसी से मैं भी बदन पोंछूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो कप टूटा कप है वो कप से मैं भी चाय पीऊं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो है तुम नई चादर से अपने बिस्तर को मत छुपाओ तब तक मैं नहाने जाता हूं, है ना। तो ये इन्होंने लिखा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। और ये क्या है? एक पत्र है। ये क्या है? एक पत्र लेखन है जो हमारे इसमें जुड़ा हुआ है। पत्र लेखन विधान के नाम से ये हमारे इसमें सिलेबस में जुड़ा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। राम नारायण उपाध्याय जी खंडवा के रहने वाले हैं, 1918 में आएंगे, 2001 में जो है गो वेंट गोन वर्ब की 3rd फॉर्म हो जावेंगे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रहेंगे। भाई साहब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रहेंगे। गांधी जी से प्रभावित रहते हैं, गांधी जी से प्रभावित रहते हैं। अपने दोस्त के घर जाते हैं और दोस्त जो आईना वगैरह बदल देता है, दोस्त जो है उसी में लगा रहता है, दोस्त गरीब होता है लेकिन दिखावा करता है। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें इन्होंने लेखक को कितनी बार संबोधित किया ऐसा कहते हुए? तो 3 बार संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी लाइव उपन्यास मुंबई हमले पर आधारित किसका उपन्यास है? जिंदगी लाइव उपन्यास मुंबई हमले पर आधारित किसका उपन्यास है? अवधेश प्रीति का, भरत प्रसाद वर्मा का, किरण सिंह का या प्रियदर्शन का? तो प्रियदर्शन का उपन्यास है, ध्यान रखेगा। जिंदगी लाइव जो उपन्यास है उसके रचयिता प्रियदर्शन है, जो मुंबई हमले पर आधारित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं।
जैनेन्द्र, जैनेन्द्र पत्नी कहानी के लिए जाने जाते हैं। जैनेन्द्र जो वैसे तो बहुत सारी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन अभी जो फिलहाल सिलेबस में है वो पत्नी कहानी है। सुनंदा कालिंदी चरण के लिए जाने जाते हैं और इन्हें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहा जाता है। जैनेन्द्र जी को क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहा जाता है। आदर्शवाद और यथार्थवाद की झलक मुंशी प्रेमचंद में देखने को मिलती है। निम्न में से वैदिक संस्कृत का रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है वैदिक संस्कृत का रूप नहीं है? तो वैदिक संस्कृत का रूप यदि हम देखें तो वैदिक संस्कृत का रूप कौन सा है? पश्चिमोत्तरी तो वैदिक संस्कृत का रूप है, मध्यवर्ती भी वैदिक संस्कृत का रूप है और पूर्वी भी हमारी वैदिक संस्कृत का रूप है, लेकिन जो दक्षिणी रूप है वो हमारी वैदिक संस्कृत का रूप नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी आंसर हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम है, उत्तरायण का विलोम है उत्तर दिशा, दक्षिणायन, दक्षिण दिशा या मकर संक्रांति। तो सूर्य उत्तरायण होता है मतलब उत्तर दिशा में चला जाता है, तो उत्तरायण का मतलब दक्षिण दिशा होगा। अच्छा विलोम बताना है, ध्यान रखना। तो उत्तरायण का मतलब उत्तर दिशा होता है, तो उत्तरायण का विलोम जो होगा वो दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किन के हिस्से आई है? वर्तमान समय में जो सच्चाई है वो निम्नलिखित में से किन के हिस्से आई है? भीरू और बेबस के, सत्य बोलने वाले तथा श्रमजीवी के, परिश्रमी और ईमानदार के, कुछ न करने वाले लोगों के हिस्से आई है, परिश्रमी और ईमानदार के हिस्से आई है, सत्य बोलने वाले तथा श्रमजीवी के आए हैं, या भीरू या बेबस लोगों के हिस्से आई है। ठीक है, वर्तमान समय में जो सच्चाई निम्नलिखित में से किन के हिस्से आई है? तो भीरू और बेबस लोगों के हिस्से आई है। ठीक है, भीरू और बेबस लोगों के हिस्से आई है। क्रम की दृष्टि से अंधेरे में मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है कि कौन सी कविता है? तो मुक्तिबोध का काव्य संग्रह कौन सा है? चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा कब इन्होंने संपादित किया? मतलब इनके द्वारा तो नहीं हुआ है, लेकिन इनका काव्य संग्रह संपादित हुआ 1964 में। और अंधेरे में नामक रचना भी कब की है? 1964 की है। अंधेरे में नामक रचना भी कब की है भाई साहब? 1964 की है। हालांकि जो हमारे प्रथम तार सप्तक के कवि हैं एक, जिनका नाम है नेमिचंद्र जैन, प्रथम तार सप्तक के कवि हैं जिनका नाम है नेमिचंद्र जैन, और नेमिचंद्र जैन जी के अनुसार यदि हम देखें तो नेमिचंद्र जैन जी ने एक रचना है इनकी, नेमिचंद्र जैन जी की रचना है मुक्तिबोध रचनावली। नेमिचंद्र जैन, और इन्होंने ये बात कही है मुक्तिबोध रचनावली में है ना, जैनेन्द्र जी की नेमिचंद्र जैन की मुक्तिबोध रचनावली के अनुसार जो अंधेरे में कविता है वो लगभग कब लिखी गई होगी? 1957 से लेकर 1962 के मध्य लिखी गई है। ऐसा समय हम किसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं? नेमिचंद्र जैन ने मुक्तिबोध रचनावली में समय माना है, जबकि 1964 की रचना है, और ये 28वीं इनकी क्या हो जाएगी? कविता हो जाएगी। 28वें नंबर की इनकी क्या हो जाएगी? कविता हो जाएगी। ठीक है। दहकता इस्पाती दस्तावेज कहने वाले शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। जी बिल्कुल है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। अच्छा जी। भाषा अवधि कदापि नहीं है, कदापि नहीं है, झूठी बात मत करो। भाषा केवल ब्रज है भाई साहब। सूरदास जी की जो भाषा है वो केवल ब्रज है। सूरदास जी की जो भाषा है वो केवल ब्रज है। हाँ, तुलसीदास होते हैं तो ब्रज और अवधि दोनों करते हैं हम, लेकिन सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है भैया, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के सम्राट है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? मंत्र, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं या पंच परमेश्वर? तो प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वो है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो है 1916 में लिखित कहानी है, और ये पहली कहानी है, मानसरोवर के 7वें भाग में है। मानसरोवर के 7वें भाग में है। मानसरोवर के 7वें भाग में पंच परमेश्वर कहानी है। इसके बारे में हमने YouTube पर पढ़ा था। अलगू चौधरी है इसमें, आपका अलगू चौधरी है, उसका एक दोस्त है और उसकी वाइफ का नाम करीमन है ना। तो ये सब हमने इसके बारे में पढ़ा था। जुम्मन शेख है ना। दोनों में जो है न धर्म का मेल था, न जो है खान पान का मेल था, मिलते थे तो सिर्फ विचार, और मित्रता में विचार का मिलना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा इसमें बताया गया है। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका के भैया रचनाकार लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र हैं, गंगा प्रसाद शुक्ल है, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो जिन्होंने प्रेम सागर नामक रचना लिखी है वही लल्लू लाल जी लाल चंद्रिका के भी रचनाकार हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हम आते हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? जनता के द्वारा कही गई है। बिल्कुल सही, जनता ने ही तो कहा है कि हम आते हैं, यह
किसके द्वारा कही गई है? तो जनता के द्वारा कही गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रामायण किसका प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है? वैदिक संस्कृत का, लौकिक का, अपभ्रंश का या अवहट का? तो रामायण भैया किसका प्राचीनतम ग्रंथ है? तो हमें ध्यान रखना है जो वैदिक संस्कृत है उसमें हमारे वेद है, उसी में हमारे क्या लिखे गए हैं? वेदांग लिखे गए हैं, उसी में हमारे उपनिषदों की रचना हुई है, उपनिषद की रचना हुई है, और जो हमारी संहिताएं हैं वो सब किस में है? वैदिक संस्कृत में है। जबकि हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो हमारा जो रामायण है वो लौकिक संस्कृत में है, जो महाभारत है वो लौकिक संस्कृत में है, और ये जो आचार्यों के नाट्य शास्त्र हैं, साहित्य दर्पण वगैरह हैं, ये जो इनकी जो संस्कृत है ये कौन सी है? लौकिक संस्कृत है। ये जो संस्कृत है ये भी कौन सी है? लौकिक है। तो रामायण महाभारत किस में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? हालदार साहब नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित है, और हालदार साहब देश को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को, देशद्रोही को दुखी कब होते हैं? जब वो पान वाले से बात करते हैं। पान वाला स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनादर टाइप बात करता है, तो देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले, मतलब कैप्टन चश्मे वाले के प्रति अनादर भाव रखने वालों के प्रति हालदार साहब जो है दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पान वाला स्टार्टिंग में अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाया गया है, बाद में अच्छा था वो भी। वशीकरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्री समास है या द्विगु समास है? तो वशीकरण में कौन सा समास है? इस प्रश्न का आंसर देना है। हरी अप फास्ट। वशीकरण में कौन सा समास है? तो वशीकरण शब्द में जो है, वशीकरण शब्द में है तत्पुरुष समास हो जाएगा, वश में करना वाला, या वशीकरण, वशी रूपी करण नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्री और द्विगु तो है ही नहीं, कर्मधारय होगा क्या? नहीं 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 नहीं, तत्पुरुष समास ही होना चाहिए। कौन सा समास होना चाहिए? तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्री के आभूषण प्रियता एवं मध्य वर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्मदर्शन का दुष्परिणाम दिखाई गई कहानी कौन सी? हालांकि एक उपन्यास है, लेकिन कौन से उपन्यास में यह दिखाया गया है? कौन से उपन्यास में यह दिखाया गया है? तो ये गबन नामक उपन्यास में हमें दिखाया गया है। गबन नामक उपन्यास में जो वर्ग हैं तीन प्रकार के हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं। इंद्रभूषण, तीन व्यक्ति इसमें जो है उच्च वर्ग के हैं। उच्च वर्ग जो धनी वर्ग के हैं या तो उच्च वर्ग में आते हैं, वो कितने आते हैं? तीन आते हैं। तीन में कौन कौन से आते हैं? रतन आती है, उसका पति इंद्रभूषण आता है, और उसका भतीजा आता है, ये उच्च वर्ग के शामिल होते हैं। बाकी फिर जो प्रयागराज में रहने वाले हैं, इलाहाबाद में रहने वाले हैं, जो जालपा का परिवार है और रमानाथ का परिवार है, ये सब मध्य वर्ग में आ जाते हैं, ये सब मध्य वर्गीय हो जाते हैं। और कलकत्ता के जितने भी लोग मिलेंगे, कलकत्ता में हमें जो भी मिलेंगे इस कहानी में, उन्हें हमें निम्न वर्ग में रखना है, निम्न वर्ग में रखना है, चाहे वो देवी दीन हो, चाहे वो देवी दीन हो, या फिर वहां पर हो जग्गो, या फिर वहां पर मिले आपको जोहरा। ठीक है, ये सब किस में रखने हैं? निम्न वर्ग के अंतर्गत रखने हैं। क्लियर है? गबन 1931, और ये कौन सा है? इसका दूसरा यथार्थवादी उपन्यास होता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? पेड़ और पौधों को, पानी और पहाड़ को, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल जो है भगवान के क्या है भैया? डाकिये हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, डाक पहुंचाते हैं, और इस डाक को पहाड़, पानी, पेड़, पौधे सब समझते हैं, बस मानव नहीं समझता है। इस डाक को कौन नहीं समझता है? मानव नहीं समझता है, बाकी सब जो है इन डाकियों की बात को समझते हैं। और डाकिये कौन है? पक्षी और बादल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांव पर आकाश किसके समान दिखाई देता है? ग्रामश्री नामक रचना में नीलम, पुखराज, पन्ना या मूंगा के समान दिखाई देता है। तो गांव में पर जो आकाश दिखाई देगा वो नीलम के अनुसार दिखाई देता है। गांव पर जो आकाश दिखाई देता है वो नीलम के अनुसार दिखाई देता है, नीलम के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। आत्मविश्वास निबंध, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आत्मविश्वास निबंध किसके द्वारा लिखित है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखित है। और किसका कथन है? तो ये कृष्ण भगवान का कथन है। ये जो कथन है ये कृष्ण भगवान का कथन है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत में ए, आई, ओ, औ संयुक्त स्वर थे, में ए, ओ मूल स्वर रह गए। तो वैदिक संस्कृत की यदि हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में जो है 4 संयुक्त स्वर माने गए हैं, ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ, औ, और 9 इसमें मूल स्वर हुआ करते थे। ठीक है, 9 इसमें क्या हुआ करते थे? मूल स्वर हुआ करते थे, और 4 इसमें क्या माने गए हैं? संयुक्त स्वर माने गए। किसमें? वैदिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत में से फिर जब वो लौकिक संस्कृत में आए तो ए और ओ किसमें चले गए थे? मूल स्वर में चले गए थे। ए और ओ को क्या मानने लग गए थे? मूल स्वर मानने लग गए थे।
पाली प्राकृत में आके भी हमने देखा कि न हमारा आई था न औ था, ये पाली प्राकृत में थे ही नहीं। और ना ही अपभ्रंश में इनकी हम बात करते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 8, तो ये 2 उसमें नहीं रहते हैं। फिर ये वापस हिंदी में अभी शामिल हो गए और अभी भी संयुक्त स्वर है और वैदिक संस्कृत में भी थे, लेकिन बीच में ये हट जाते हैं। तो ये किस में हट जाते हैं? लौकिक संस्कृत से ही ये हटने लग जाते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है नींव का पत्थर शीर्षक का क्या अर्थ है? नींव का पत्थर शीर्षक का क्या अर्थ है? एक मजबूत इमारत, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया बलिदान। तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया बलिदान। नींव का पत्थर, इसमें झांसी की रानी, उनकी सहेली मुंदर वगैरह ये सब है। कवि अपनी आत्मकथ्य क्यों नहीं लिखना चाहता? उसके जीवन में सुख ही सुख है, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। आत्मकथ्य रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। जितने बच्चे देख रहे हैं, यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, कसम वही रहेगी जो हम हमेशा देते रहते हैं। ठीक है। एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा मैथ 799 का रहेगा 12 महीने की वैधता के साथ। एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा 799 ओनली पर सब्जेक्ट रहेगा आपका। आगे चलते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, ये 11 मार्च से अपना बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें प्रवेश आरंभ है। एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा ऑफलाइन हमारा टारगेट बैच है, इससे आप जरूर जुड़िएगा। आगे चलते हैं। एमपीटेट शिक्षक भर्ती वर्ग 3 टोटल टेस्ट 1599 इसका प्राइस रखा गया है। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 999 ओनली इसका प्राइस रखा गया है। आगे देखते हैं तो ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 599 12 महीने की वैधता के साथ। ग्रुप 1 एंड 2 सब ग्रुप 1 599 12 महीने की वैधता के साथ रहेगा। और व्यापम फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स 1299 12 महीने की वैधता के साथ। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 599 12 महीने की वैधता के साथ। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, आप इससे जरूर लाभान्वित होइएगा। आगे चलते हैं तो संपूर्ण गणित द मैथ्स प्रो अंक गणित प्लस एडवांस नई किताब है 399 इसका प्राइस रखा गया है। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 के लिए हमारी किताबें हैं, इससे आपको जरूर लाभान्वित होना है। स्पेशल बुक कॉम्बो, तो ये हमारा कॉम्बो सेट है, तो हर डिपार्टमेंट का यहाँ पर विनर्स में अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फॉर विनर्स बुक विनर्स पब्लिकेशन ऐप रहेगा, कोई इंक्वायरी चाहिए तो ये नंबर दिए गए हैं। और फॉर ऑनलाइन कोर्स विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप रहेगा। फॉर ऑफलाइन बैच इंक्वायरी जो है विष्णुपुरी आई बस स्टॉप पर हमारा जो है ऑफिस बना हुआ है, वहां आकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विनर्स ऐप से कोर्स कैसे खरीदे, तो पूरी प्रोसीजर आपको यहाँ पर बताई गई है स्टेप बाय स्टेप। विनर्स ऐप पब्लिकेशन ऐप से यदि बुक खरीदना है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप रहेगा और उसकी पूरी प्रोसीजर यहां पर आपको समझाई गई है स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा सायोनारा।